बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, हाल ही में प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गुर्बत पे कुछ एस्टिमेट्स जारी किए हैं और इन एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो 7% तक बढ़ गई है। ना सिर्फ नेशनल लेवल पे गुर्बत बढ़ी है, बल्कि अगर हम रूरल गुर्बत जो गाँव में एस्टिमेट हैं उनको देखें तो वो 8% बढ़ी है और शहरों में जो गुर्बत की शरह है वो 6.4% बढ़ी है। नाज़रीन, ये बात गुर्बत तक महदूद नहीं है, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो इनकम इनक्वालिटी है, जिसको आसान लफ्ज़ में हम कहेंगे, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है, उसमें भी खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान में जनरली हम IMF की स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ फ़ॉलो करते हैं और कई दफ़ा ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसी जो है वो हाउस होल्ड की वेलफेयर की कॉस्ट पे आती हैं, जिसका आसान मतलब ये है कि जो गरीब लोग हैं वो उस ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनते हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे और मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अली सलमान हैं, आप CEO हैं प्राइम इंस्टीट्यूट के। अली कमाल हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। और मेहताब हैदर साहब हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं डॉक्टर अली से स्टार्ट करूँगा। डॉक्टर अली सलमान, ये नंबर्स जो हैं बड़े मुश्किल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले 6-7 साल में गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ग्रोथ के नंबर्स भी कम रहे हैं, दरमियान में कोविड का शॉक आया, इसके अलावा इन्फ्लेशन का बहुत सिग्निफिकेंट शॉक रहा। आप कैसे देखते हैं कि हम कौन सा ग्रोथ मॉडल यूज़ कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान का गरीब भी उस ग्रोथ का हिस्सा बने? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। एक तो पहले हमें इसका कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है। आपने ग्रोथ मॉडल की बात की है और ये क्लियर है कि पावर्टी हमारी रिडक्शन में हम नाकाम रहे हैं, बल्कि पावर्टी रेट में इजाफा हो गया, गुर्बत की शरह में इजाफा हो गया। और ये जो पिछले साल वर्ल्ड बैंक का भी एक एस्टिमेट आया था, उसने भी इसी तरफ इशारा किया था, अगरचे उस वक्त हुकूमत ने उस रिपोर्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, मगर अब प्लानिंग कमीशन का भी एस्टिमेट उसी चीज़ को कन्फर्म कर रहा है। ना सिर्फ कि गुर्बत में इजाफा हुआ, बल्कि मुआशी नाहमवारी में भी इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले 20 सालों में जाएं तो ऐसा पहले नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ने सन 2000 से लेकर 2015-16 तक, बल्कि 2018 तक मुसलसल गुर्बत में कमी का मुज़ाहरा किया है और हमने एक इकनॉमिक ग्रोथ भी किसी हद तक अचीव की थी और गुर्बत में भी कमी आई और जहाँ तक हमारा जो जिनी कोएफिशिएंट है वो भी स्टेबल रहा। इसका मतलब है कि जो भी हम कुछ कर रहे थे इससे पहले 15-20 साल पहले, वो एटलीस्ट उसमें हमारी गुर्बत में कमी आ रही थी। और अगर आप दुनिया का ट्रेंड देखें पिछले 10 सालों में, उसमें भी ग्लोबल ट्रेंड यही है कि गुर्बत में, एक्सट्रीम पावर्टी में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। और ये वो हम इस अहद में हैं जहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि अब एक्सट्रीम पावर्टी अब माजी का हिस्सा बन गई है, 2-4 मुल्कों को छोड़ के। तो इसमें पाकिस्तान का ये जो सफ़र है, बदकिस्मती से जो वापसी का सफ़र है, एक रिग्रेशन का सफ़र है, वो यकीनन बहुत तशवीश का बायस है। और इसमें अगर आप ग्रोथ मॉडल की बात करें तो उसमें बहुत इस वक्त बात हुई भी है। मेरा अपना नज़रिया यही है कि पाकिस्तान के अंदर हमने मार्केट्स को इतना ज़रा फ़रोग नहीं दिया है। हमने जो अगर पिछले 10 सालों के तजर्बात देखें तो हमने ग्रोथ मॉडल के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज किया है। उससे पहले चले जाएं तो हमने कंजम्पशन को लेवरेज किया है। वो यकीनन सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। अगर आप 2015 के बाद देखें, मुसलसल हमने एक ही हुकूमत ने नज़रिया ये रखा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, CPEC में लेके आएँ। आपके इल्म में है कि $30 बिलियन तकरीबन इन्वेस्ट हुए, लेकिन उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ है, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का हम शिकार हुए हैं। तो यकीनन हम जो मिसिंग फैक्टर्स हैं गुर्बत में कमी के, अगर हम अपने दूसरे मुल्कों को देखें, इंडोनेशिया को देखें, भारत को देखें, बांग्लादेश को देखें, तो इन सारे मसाइल के बावजूद कोविड वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पर डिक्लाइन है मुसलसल। अब 5% के करीब पावर्टी रेट वहाँ पर है, साउथ एशिया के बाकी बड़े। डॉक्टर, मैं अली कमाल साहब का सुनूंगा। अली कमाल, आपने तो काफ़ी काम किया है पावर्टी पे और स्पेशली मल्टी डायमेंशनल पावर्टी पे भी, SDGs पे भी आप काम करते रहे हैं। अब पाकिस्तान में पावर्टी की जो डाइवर्जेंस है, जिसको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कहते हैं, उसकी क्या लेटेस्ट सिचुएशन नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया काशिफ। और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि CBN, जिसको हम कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड कहते हैं, जिसपे
अब हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि गुर्बत की शरह 7% बढ़ गई। टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, जिसको हम जो हम डेप्रिवेशन इंडेक्स के तौर पे लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ उनकी कितनी हैं, और वो अमर्त्य सेन के लॉजिक के ऊपर चलती है। उसमें हम ये देखते हैं कि लोगों के पास एक्सेस भी है एजुकेशन की, क्या नहीं है। उसमें लोगों के पास जो पहले वो 7 years ऑफ एजुकेशन वो अचीव कर रहे थे ऑन एवरेज, अब कहीं 6 पे तो नहीं आ गए हैं, या 8 पे चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसी तरह हम हेल्थ पे भी देख रहे होते हैं, इसी तरह हम लिविंग स्टैंडर्ड पे भी देख रहे होते हैं। क्या अब भी लोगों के पास उतने ही कच्चे घरों में रह रहे हैं, या बेहतर हो गए हैं, या बुरे हो गए हैं। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो शायद इंक्रीज कर जाए। और उसकी मेजर रीजन ये है कि हमने सेंसस के अंदर भी देखा कि हमारी जो एनरोलमेंट रेट है वो 67% से बड़ी देर से हम देख रहे थे कि 2015 में भी इतनी है, 2020 में भी इतनी, बट सेंसस जब आया तो उसमें 66% हुई, तो 1% डिक्लाइन कर गया। तो अभी हमने ये भी देखना है कि उसमें सेटिस्फेक्शन कितनी है, उसमें एस्पिरेशंस लेवल कितने। इसी तरह हेल्थ स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए हैं, लेकिन हेल्थ स्टैंडर्ड्स जहाँ पे बेहतर हुए हैं वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल हेल्थ वाली साइड पे बेहतर हो गया है। तो हो सकता है ओवरऑल जो इंडेक्स आया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, जो अगले साल हो सकता है आज से, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ सर्वे डेटा सेट से होते हैं। जो हमारी कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड के ऊपर आउटकम बेस्ड पॉवर्टी है, जिसको हम रियल पॉवर्टी नंबर्स कहते हैं, जो 7% इंक्रीज हुआ है, वो हमारे हाईएस्ट डेटा से आते हैं जो इस साल आ गया है। दूसरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो हमारे अगले साल या उससे अगले साल 2026 में या 27 के शुरू में PSLM जो एक और सर्वे है जी PBS जी का, उससे निकलेगा। जी जी सो अली, मैं अभी अभी तक का ख्याल यही है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी शायद इंक्रीज कर दे, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि हेल्थ के नंबर्स IS में भी इंप्रूव आए हैं और एजुकेशन के नंबर्स थोड़े से जी डिक्रीज किए हैं, मेहताब लिविंग साहब के स्टैंडर्ड के पास मैं नंबर आऊँगा। बना है। जी मेहताब साहब, अभी एक आम गरीब आदमी जो है उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा जो है वो खाने पीने की अशिया और रहने की, जो उसका रेंट है या जो उसके बिल हैं, उसमें निकल जाता है। तो उसके पास बहुत कम पैसे बच रहे हैं कि वो अपने बच्चों को तालीम दे सके, अपनी और अपने बच्चों की सेहत को देख सके। तो आपके ख्याल से ये तो फिर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नंबर्स हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2018-19 तक जो है वो पॉवर्टी ऑन डिक्लाइन रही है, लेकिन पाकिस्तान में शुरू से एक फिनोमेना रहा है। अगर आप हमेशा देखें तो पॉवर्टी लाइन के इर्द गिर्द जिनको इकोनॉमिस्ट जो है वो वनरेबल कहते हैं, उनकी खासी तादाद जो है वो मौजूद रही है। और लगता ये है कि ये जो पिछले 6 साल गुजरे हैं, वो जो वनरेबल थे उनमें से बहुत से लोग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी शॉक की वजह से वो पॉवर्टी लाइन से जो है वो नीचे आ गए। एक तो बुनियादी बात ये है। दूसरी जो बुनियादी बात है वो ये है कि इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की और थोड़ा सा मजीद डेप्थ में जाने की जरूरत है। वो डेप्थ में जाने की जरूरत इस वजह से है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है बेसिकली। और क्वेश्चन ये है कि आप ये देखें कि लोगों की रियल इनकम वो किस अरसे में जो है उसने श्रिंक किया है। एक पीरियड है 2019 से 2022 का, और वो मैं आपके सामने बिल्कुल ओपनली बता देता हूं कि उस टाइम तक PTI की हुकूमत थी। फिर 2022 से लेके PDM और PDM के बाद जो मौजूदा हुकूमत है 2025 तक, अभी तो 26 आ चुका है। लेकिन ये जो सर्वे है हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड जो एक्सपेंडिचर सर्वे, ये 2024-25 का है। तो अगर हम 2025 को ये बेंचमार्क लें तो लगता ये है कि जो 2022 तक गुर्बत में शायद इतना इजाफा नहीं हुआ, चूंकि उसमें कोविड आया। मैं मानता हूं सप्लाई साइड का वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कोविड की वजह से, लेकिन उसके बाद फिर हम ग्रोथ की तरफ भी गए और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी जरूर, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। लेकिन 2022 के बाद इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ी, और इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली उसने पावर परचेज जो पैरिटी है उसको तेजी के साथ अरोड किया, और ग्रोथ जो है वो भी कम हुई। जी जी इन मेहताब साहब, दोनों हमारे combination का जस्ट जो फैक्टर है,
जी जी, एक पॉइंट ऐड कर दूं, पाकिस्तान की तारीख में कम ही ऐसा हुआ है कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 25 से 35% की रेंज में रही है और तीन साल तक रही है, जिसकी वजह से चाहे लोग जो हैं, जो उनकी महीने की आमदनी होती है वो चाहे बड़ी हो नॉमिनल टर्म्स में, लेकिन क्योंकि प्राइसेस में इजाफा इतनी तेज़ी से हो रहा था कि उनकी परचेजिंग पावर कम थी, वो उस इनकम में कम चीज़ें ख़रीद सकते थे, जिसकी तरफ मेहताब साहब जो है वो इशारा कर रहे हैं। जी सॉरी मेहताब साहब। यही मैं कह रहा हूँ कि जो रियल इनकम थी ना, जी जी, वो बेसिकली लोगों की एरोड हुई, तो उसकी वजह से, और इन्फ्लेशन आपको पता है उसमें मेजर फैक्टर था, तो इन्फ्लेशन ने जो है वो अपना रोल प्ले किया। उसमें मैं बाकायदा पूरी कुव्वत के साथ आईएमएफ को भी ब्लेम करूंगा, और ये जो मौजूदा हुकूमत का नैरेटिव है कि इन्होंने सब ठीक कर दिया है, ये मैं इसको भी ब्लेम करूंगा। और उसमें आप आगे जाके गुफ्तगू कर सकते हैं कि आईएमएफ के डिजाइन में, प्रोग्राम के डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है या हमारे निगोशिएटिंग टीम की इनएबिलिटी है, लेकिन ये वो फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत के अंदर हालिया सालों में सबसे ज्यादा तेजी के साथ जो है वो इजाफा जी जी, हुआ। मेहताब साहब इसकी तरफ आते हैं हम। में इजाफा नहीं हुआ, जी जी, आपकी जो गरीब और अमीर के दरमियान फर्क है जी, वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। जी सही कह रहे हैं आप। इसकी तरफ हम आते हैं, अभी डॉक्टर अली सलमान के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे पास एक डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक की कि अगर कोई भी इंसान जो है या कोई भी फ़र्द पाकिस्तान का वो $1 अ डे से कम पे ज़िंदा है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, जिसका मतलब ये है कि अगर $280-82 पे हम इसे देख लें $1 पे और उसको 30 दिन पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन 8,400 कुछ बनता है। इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो 8,500 रुपये माहाना कमा रहा है और उससे कम कमा रहा है तो वो पावर्टी लाइन से नीचे है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो फैमिली साइज़ है वो तो तकरीबन 6 के करीब है, तो अगर उसके बच्चे काम नहीं कर रहे, उसकी बेगम काम नहीं कर रही है और वो 8,500 में गुजारा कर रहा है, तो ये तो फिर इस कोर लेवल पे तो पावर्टी की डेफिनेशन भी क्वेश्चनेबल हो गई। जी डॉक्टर काशिफ, इसमें जो भी कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स के हवाले से जो अली कमाल साहब बात कर रहे थे, उन्होंने जो बेंचमार्क इस्तेमाल किया है, हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उन्होंने बेंचमार्क इस्तेमाल किया है कि पर मंथ एक अडल्ट के लिए 8,400 रुपये का एक उन्होंने ख़र्चे का एस्टिमेट किया है। यानी अगर आप एक घर में 6 लोग रहते हैं और फिर उसमें बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा उन्होंने वेट फ़र्क किया, तो तकरीबन 45,000 रुपये पर मंथ का इनकम होनी चाहिए। जी। अगर 45,000 रुपये पर मंथ इनकम है इस कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स के उसके मुताबिक, तो फिर आप पावर्टी लाइन से ऊपर हैं, अदरवाइज़ वो नीचे हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक 29% ऐसे लोग हैं जिनकी घर की आमदनी है वो 45,000 रुपये से कम है। तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की जो अभी चूँकि पिछले साल भी अपडेट हो गई थी, जो PPP डॉलर्स है वो तो अब $3 पे चला गया है। अगर आप उसको तो करंट डॉलर्स में इस्तेमाल करें तो $2 होगा, वो तो तकरीबन 1 लाख रुपए तक बन जाता है अगर हम पाकिस्तान को उसमें कन्वर्ट करें, पाकिस्तानी हाउस होल्ड इनकम को। तो अगर हम CBN को देखें, प्लानिंग कमीशन को देखें, तो वो तकरीबन 45,000 रुपये बनता है। और अगर आप मिनिमम वेज जो हुकूमत फ़िक्स करती है वो गालिबन इस वक्त 37,000 रुपये है। तो ये एक बिल्कुल एक बेयर मिनिमम लेवल है एग्जिस्टेंस का। और ये भी ज़ाहिर है इसलिए मुमकिन होता है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग वो अपनी फैमिली के साथ घर पे रह रहे होते हैं, यानी कि वो रेंट नहीं दे रहे। अगर इसमें रेंट कॉस्ट डाल रहे हैं और ख़र्चा किचन का डाल रहे हैं तो इम्पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, तो बिजली के बिल जो है वो एक मेजर हिस्सा बन गया, इम्पॉसिबल है। जी हाँ, जो ख़ास तौर पर जिस तरह अभी सर्वे में आया है कि अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए तो सबसे बड़ा बर्डन रेंट का है। अगरचे हमारे यहाँ ये है कि जो हाउसिंग सेंसस है वो में बताता है कि तकरीबन 70% लोग अपने घरों में या अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, यानी कि रेंट दिए बगैर रहते हैं। तो शायद उसका इतना बर्डन नहीं पड़ता है अक्सरियत के ऊपर, लेकिन जो रेंट देते हैं उनके लिए यकीनन एक मेजर बर्डन है। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी फ़िक्र की बात है, क्योंकि आपने जो $2 की बात की है उस पर अगर हम 1 लाख पे चले जाते हैं तो ये जो 7 करोड़ लोग अभी पावर्टी से नीचे हैं, मेरा तो ख्याल है ये कम से कम डबल से ज़्यादा हो जाएंगे जी, क्योंकि ऑन एवरेज जो है वो पाकिस्तानियों की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। अली कमाल के पास आऊँगा। जी अली, एक वर्ल्ड बैंक भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए भी एक लाइन को ड्रॉ करता है, वो कहता है $3.5 से लेके $4.2 तक का
अगर वो पर डे नहीं रह रहे तो वो फिर गरीब हैं। अगर इस स्केल पे आएँ तो ये तो 70% तक पाकिस्तानी शायद इससे नीचे चले जाएंगे। जी काशिफ, डेफिनेशन चेंज की, आप एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे थे, अली सलमान साहब ने काफ़ी मुदल्लल जवाब ऐसे दे दिया है। जो पीपीपी का कन्वर्जन फैक्टर है पाकिस्तान के लिए वो 0.42 है, तो हमारा 280 का डॉलर नहीं होगा, 280 इंटू 0.42 होगा। एक तो परचेजिंग पावर पैरिटी का डॉलर का ये रेट आता है। $3 डे पुरानी बात होगी, अब हम $3 डे पे एक्सट्रीम पॉवर्टी एस्टिमेट करते हैं। जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए हम $4.2 का करते हैं, और इस हिसाब से पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लेवल था वो 45% था अकॉर्डिंग टू 1819। अब वो आपकी बात ठीक है, 45% नहीं होगा, वो तकरीबन 57-58% करीब चला जाएगा, आ जाएगी 6 महीने में उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, देख लेंगे उसमें 56% में। तो वो ज़्यादा अलार्मिंग है कि हमारे 3 in 5 पीपल गुर्बत की लकीर से जो है वो नीचे हैं। वो ज़्यादा जो है वो देखने वाली बात होगी कि कौन से वो लोग हैं जो इस डेफिनेशन से मिले भी। अभी भी 29% हम कह रहे हैं, और वल्नरेबल ग्रुप्स को, जिसको मेहताब साहब ने भी कहा कि कोई ऐसे लोग थे जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर थे या थोड़ा सा नीचे थे, जो ऊपर निकल जाते थे या नीचे आए थे, जिसे हम वल्नरेबल सेगमेंट कहते हैं, वो तकरीबन को 44% के करीब था। वही लोग अब 7% नीचे आ गए हैं, वही परसेंट हो सकता है अगले साल 7% ऊपर निकल जाए। और ख़ास तौर पे आपने भी बात की जो इन्फ्लेशन की थी, और इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा फैक्टर आया है, क्योंकि 127% इन्फ्लेशन हुआ है पिछले 6 सालों में, और अगर 4 सालों में भी गिना जाए तो तकरीबन को 85-86% के करीब आया है। वेजेस 64% के करीब ऊपर गई हैं, तो ऑन एवरेज हमारी 20% का डेफिसिट है इन्फ्लेशन और वेज में भी। तो ये तमाम फैक्टर्स को अगर देखा जाए और वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन भी देखी जाए तो 56% 57% अगर उनका एस्टिमेट आ जाएगा तो इतना ही होगा। और ये वो वाले लोग हैं जिनको हम कहते हैं लोअर मिडिल कंट्रीज की, और ये पॉवर्टी लाइन की हम बात करें, अगर हम 4.2 के ऊपर जाने की बात करें कि अब हम पॉवर्टी से ऊपर जाएंगे, तो शायद हमें 70% ही नंबर मिले कि 30% ही ऊपर है, बाकी वल्नरेबल सेगमेंट में आते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी जी, मैं मेहताब साहब के पास आऊँगा और थोड़ी सी इसकी पॉलिटिकल इकॉनमी भी देखते हैं। मेहताब साहब, ये क्या वजह है, आज से दो हफ्ते पहले SOEs की रिपोर्ट जारी हो गई, फिर अचानक पॉवर्टी एस्टिमेट्स जारी कर दिए प्लानिंग कमीशन में, साथ ही रिव्यू आ रहा है IMF का, तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, 2 तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है सर। एक तरफ तो मुझे लगता है कि हुकूमत एक केस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि देखें, आपके IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के लोगों को उसकी एक प्राइस जो है वो पे करनी पड़ रही है। तो IMF से ज़रा एक कोशिश की जा रही है, ये जो खासकर मौजूदा रिव्यू है, कि ज़रा थोड़ा सा लीनियंट एटीट्यूड जो है वो रखें जी, कुछ टैक्सेशन में हमें रिलैक्सेशन दे दे। बेसिकली तो हम फिजिकल साइड पे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है और प्राइमरी बैलेंस का टारगेट है उसमें IMF से रिलैक्सेशन चाहते हैं। चूंकि आपको पता है इन 2 नंबर्स के नीचे फिर सब्सिक्वेंटली हम कुछ FBR का टारगेट लोअर करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर साइड पे हम उनके साथ ये बात करना चाहते हैं जी हमारे एक्सपेंडिचर्स तो बड़े टाइट हैं, तो ये तो कम नहीं हो सकते, हालांकि लल्ले तलल्ले उसमें ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर कमी करनी बड़ी आसान है, कमी करनी मुश्किल है, लेकिन हुकूमत के लल्ले तल्ले और सूबाई हुकूमतों के अगर जहाज खरीदने से इन्हें फुर्सत मिल जाए तो उसमें काफी गुंजाइश जो है वो मौजूद है। तो ये एक तरफ तो ये जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं समझता हूं कि IMF को भी ये बात उठानी चाहिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि हमने SOEs के जो लॉसेज हैं उनको कम करना है, उनको हमने ठीक करना है, लेकिन अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले में तो नेट लॉसेज जो है वो बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट उसके अंदर कोई तकरीबन 300% इजाफा है। वो नंबर्स पिछले साल के मुकाबले में जो है वो कोई 24 या कुछ अरब रुपए था, इस साल कोई 130 अरब रुपए के लॉसेज है, नेट लॉसेज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप जरा एटीट्यूड देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का और फाइनेंस मिनिस्टर का, वो ब्लेम किसको करते हैं? वो मीडिया को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं जी मीडिया की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। SOEs के रिफॉर्म्स करना मीडिया का काम था। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, हमारे कैपेसिटी के बड़े इश्यूज हैं और बड़ी सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर भी हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कम है।
जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस टाइम जिस अंदाज में पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रही है, उससे तो पाकिस्तान का जो मीडिया काम कर रहा है वो उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन ये ब्लेम गेम की तरफ जो है वो जा रहे हैं, और ब्लेम गेम की तरफ हुकूमतें कब जाती हैं? जब वो परफॉर्म करने में नाकाम हो जाती है। तो लगता ये है कि जो इकोनॉमिक नैरेटिव हुकूमत बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, शायद फाइनेंस मिनिस्टर के पॉलिटिकल मास्टर्स भी उनसे शायद खुश नहीं है। जी, आपने इकोनॉमिक नैरेटिव की बात की, और अब खैर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया कि हमने स्टेबलाइजेशन के थ्रू इकॉनमी को के काफ़ी अहदाफ जो हैं वो अचीव किए हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब पावर्टी के नंबर आते हैं तो स्टेबलाइजेशन का, ग्रोथ का कोई गरीबों पे असर तो नज़र नहीं आया, गुर्बत तो पाकिस्तान में कम नहीं। मैं डॉक्टर अली सलमान की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला पाकिस्तान में गवर्नेंस फेलियर और एलीट कैप्चर का है। रीसेंट हिस्ट्री में बड़ी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। आप शुगर मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ कर देते हैं, आप एक्सपोर्ट कर लें, वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस का फ़ायदा ले लेते हैं। पाकिस्तानी आदमी को 50 से 60 रुपए पर केजी चीनी जो है वो महंगी पड़ती है। तो इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये गवर्नेंस फेलियर और एलीट कैप्चर जो है ये किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ने के लिए। जी, जो आपने बात और जो मिसाल दी है, वो IMF की जो लास्ट ईयर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई थी, उसने भी शुगर सेक्टर को ही एक केस स्टडी के तौर पर प्रेजेंट किया है कि पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर की अगर किसी ने कोई बेहतरीन या बदतरीन मिसाल देखनी हो तो वो शुगर सेक्टर है। और इसके अंदर ज़ाहिर कंसंट्रेशन है मिल्स की भी, मगर साथ से साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी होती है, फेडरल हुकूमत लगाती है। इसमें एक चीज़ मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, वो रिफॉर्म्स के हवाले से जो इस हुकूमत ने की, और वो चूँकि मैं उस प्रोसेस में उस कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ जो शुगर डीरेगुलेशन कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, तो मैं इसको ज़रूर डिफेंड करना चाहूँगा कि जो अभी तक डेलिब्रेशंस हुई हैं शुगर सेक्टर की हद तक, वो काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है। अगर हम इसको एक तरह से डीरेगुलेट करें, इसकी तजारत को आज़ाद करें, तो फ़ायदा फार्मर्स को भी होगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को भी होगा। तो एक मिसाल है जहाँ पर हमने देखा कि गवर्नमेंट की एक्सेसिव इंटरवेंशन की वजह से प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, और जिनको हमने फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जैसे फार्मर्स, तो उनको सपोर्ट प्राइस तो ज़्यादा मिली, मगर उसका एक हमें नुकसान ये हुआ कि क्रॉप्स स्विच हुए। कॉटन की बजाय हमने ज़्यादा शुगर ग्रो करनी शुरू कर दी, जबकि मार्केट में रिलेटिवली सस्ती शुगर दस्तयाब है। थोड़ी सी मैंने लंबी बात कर दी, लेकिन जो ब्रॉडर क्वेश्चन है वो ये कि एलीट कैप्चर का गुर्बत की कमी से क्या ताल्लुक़ है। उस वाले से देखें, मैं एक ये ज़रूर बात करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो मार्केट्स हैं वो उसके अंदर गवर्नमेंट का फुटप्रिंट ज़्यादा है, मार्केट्स में ओवर रेगुलेशन है। इस वक्त तकरीबन 120-25 सिर्फ फेडरल हुकूमत के पास डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं या रेगुलेशंस के इदारे मौजूद हैं जो बहुत एक एक्सेसिव और ओवर रेगुलेशन की लैंडस्केप ज़ाहिर करते हैं। देखिए, जो गुर्बत ख़त्म करने के लिए बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट कोई इनकम ट्रांसफ़र प्रोग्राम नहीं होता। ये जो इनकम ट्रांसफ़र प्रोग्राम है ये कोई पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। ना ही दुनिया में कभी इनकम के ट्रांसफ़र करने से या इवन इनकम के डिस्ट्रीब्यूट करने से गुर्बत में कमी होती है। तरीका एक ही है कि आपने इकनॉमिक ग्रोथ को कैसे बिल्ड करना है, और उसके लिए ज़ाहिर है जॉब क्रिएशन है, और जॉब क्रिएशन हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के पास टोटल जॉब मार्केट का 5% है, 95% प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ जिसमें कि कंपटीशन आए, जिसमें कि एक आपको मुसाबकत का सामना करना पड़े, जिसमें लोगों को कारोबार करने की भी एक आज़ादी हो, यानी कि टैक्सेस का उसमें बोझ कम हो, क्योंकि टैक्सेस जितने आप एक्सेसिव बर्डन कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी परचेजिंग पावर, नेट परचेजिंग पावर के ऊपर भी और आपकी इनकम के ऊपर भी। सो दैट्स द वे फॉरवर्ड। जो अगर जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा इशारा किया इनडायरेक्ट टैक्स का, और मैं देख रहा था कि आजकल एक पाकिस्तानी जो है 1 लीटर पेट्रोल पे 80 रुपये से ज़्यादा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में पे कर रहा है। मतलब सुबह जब वो घर से मोटरसाइकिल पे निकलता है तो वो जब 250 या 60 रुपये का पेट्रोल डलवाता है तो उसमें 80 से 85 रुपये जो हैं वो सीधा गवर्नमेंट की जेब में चले जाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ तो बहुत बड़ा है। नाज़रीन, हमें लेना है एक ब्रेक और हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा आऊँगा अली कमाल की तरफ। अली, अगर हम सूबों की भी पावर्टी के नंबर्स देखें, और मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में भी 6.8% बढ़ी, सिंध में 8.1% इजाफा हुआ, KPK में 6.6% और बलूचिस्तान में 5.2%। और बलूचिस्तान की तो खैर बेंच मार्किंग भी बहुत ज़्यादा है, 41.8% तो पहली पावर्टी है वहाँ पे। इसमें पंजाब में कम है, 16.5%। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो फिर सूबों पे भी तो है ना। NFC अवार्ड में बहुत ज़्यादा पैसे जो है, हमारा मेजर टैक्स का पूल जो है 57% जो है वो तो सूबे ले जाते हैं। तो सूबों की फिर क्या जिम्मेदारी बनी इसमें? काशिफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन डेवोल्यूशन के ऊपर। बड़ी सिंपल सी बात है यार, इकॉनमी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट तो चला नहीं रही। इकॉनमी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, सब सूबों में चल रही है। और फेडरल गवर्नमेंट का कितना रोल है या ओवरऑल गवर्नमेंट का कितना रोल है वो आपको एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में अली सलमान साहब ने भी बता दिया। 5% से ज़्यादा हम करते नहीं है एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न। 95% प्राइवेट सेक्टर। अब कहीं ना कहीं उनको डीरेगुलेट करना है मार्केट्स को, उनको इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, उनके ऊपर टैक्स नीचे करना है। वो कमाई का जरिया होगा तो वो वहाँ पे कमाएंगे। तो सूबों का NFC से बियॉन्ड भी रोल जाता है कि वो जहाँ पे खर्चा कर रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटेट भी करें अपने तमाम सेक्टर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विसेज हो। एज फार एज सूबों का अनदर जो रोल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गवर्नेंस फेलियर इज नॉट राइट नाउ इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अब उनके पास चला गया है। उन्होंने कैसे गवर्नेंस करनी है, सूबों में बैठ के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को करना है या डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी, जहाँ पे यूनियन काउंसिल भी आ जाए। यूनियन काउंसिल का एक काउंसलर कैसे अपने यूनियन काउंसिल को ठीक कर सकता है, वहाँ पे कितना एलीट कैप्चर कम हो सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कितने लोगों के लिए रोजगार दिया जा सकता है, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, मछली पकड़ना सिखाया जा सकता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें सूबों के ऊपर जिम्मेदारी आती है। तो ये सिर्फ सेंटर की नहीं है, ये तमाम सूबों की अलग अलग जिम्मेदारी भी है। अल्टीमेटली फिर वहाँ पे ये आ जाता है कि जी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, माइग्रेशन कितनी हुई, बाहर से कितने लोगों ने रेमिटेंसेस भेजी, वो अदर मैक्रो फैक्टर्स भी हैं। बट आपका सवाल उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इस सूबों की ज़्यादा जिम्मेदारी है बजाय कि हम कहें कि फेडरल गवर्नमेंट की है। लेकिन ओवरऑल पावर्टी की जब हम बात करते हैं तो हम एज ए फेडरेशन भी बात करते हैं। ओवरऑल पावर्टी इस दफ़ा इंक्रीज़ की है तो सारे सूबों में भी इंक्रीज़ होके वो एक नंबर आया है। किसी एक सूबे का कसूर नहीं है, सारे सूबों में यकसा ही तकरीबन पावर्टी। जी, थैंक यू अली। मैं मेहताब साहब के पास आऊँगा। मेहताब साहब, देखें 18वीं तरमीम के बाद तालीम और हेल्थ तो चलेगी सूबों के पास, लेकिन अगर हम तालीम और हेल्थ के नंबर्स देखें, इम्प्रूवमेंट देखें सूबों में, तो वो तो बहुत फ़िक्रमंद हैं। वहाँ पे तो कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। पंजाब में तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर और भी बढ़ गया। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो पॉवर्टी है ये भी सूबाई जो है वो इशू है। देखिए, ये जो 80th अमेंडमेंट और NFC के बाद अगर आप देखें तो 57.5% नहीं, अगर आप एक्चुअल में जाके देखें तो 60% से ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो सूबों के पास चले जाते हैं। एक आम आदमी के लिए उसको मैं ये कहूं कि अगर फेडरल डिविजिबल पूल 100 रुपए का है तो उसमें से 60 रुपीज से जायद जो है वो सूबों के पास चले जाते हैं और मरकज के पास वो पैसे नहीं रहते। अच्छा, बात यहां पे खत्म नहीं होती। दूसरी बात ये है कि सूबों ने अपनी PFCs जो है वो नहीं की हुई कि वो अपने रिसोर्सेज को वो डिस्ट्रिक्ट्स और लोकल गवर्नमेंट तक जो है वो ट्रांसफर करें। इसके लिए जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है वो उस हद तक पहले तो सूबों में है ही नहीं, और जहां पे है भी वो इफेक्टिव नहीं है। तो ये तो एक मैं समझता हूं कि एक ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में जो डेवोल्यूशन का प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट जो है वो करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपके जो सोशल सेक्टर के इंडिकेटर्स हैं वो कभी भी इंप्रूव नहीं होंगे। और 80th अमेंडमेंट के बाद, मैं 80th अमेंडमेंट का सपोर्टर हूं, लेकिन 80th अमेंडमेंट का सपोर्टर होने के बावजूद मुझे ये नजर आता है कि जो सोशल सेक्टर के इंडिकेटर्स हैं 80th अमेंडमेंट के बाद वो बेहतर होने के बजाय बुरे हुए हैं। और आपकी ये मिसाल बिल्कुल ठीक है
कि अगर आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन देखें तो वो वहीं पे खड़े हैं। आप ये देखें कि स्कूलों की तादाद बढ़ा दी है, लेकिन उसके नतीजे में जो बच्चों की इनरोलमेंट है उसमें कितना इजाफा हुआ है। पढ़ा लिखा पंजाब आज से चंद साल पहले परवेज इलाही साहब के जमाने में शुरू हुआ था। मुझे याद है कि मैंने उस पर स्टोरीज की थी। उसमें सबसे डिस्ट्रिक्ट्स वाइज गुजरात की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बुरी थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है, ये पॉलिटिकल गिमिक्स और पॉलिटिकल स्लोगन्स तो ठीक है, लेकिन आपको ऑन ग्राउंड जाके जो है वो इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सियासी नहरों से जो है वो बात अब आगे बढ़ चुकी है। जी जी, मैं डॉक्टर अली सलमान के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, आप कैश ट्रांसफर्स की बात कर रहे थे और पाकिस्तान में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो सब काफ़ी बड़ा कैश ट्रांसफर्स का प्रोग्राम है और उस पर कुछ इवैल्यूएशंस आई हैं जो कि बताती हैं कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगेन वो जो आप बात कर रहे थे कि आप पावर्टी से ग्रेजुएट नहीं करते हैं, आप गुर्बत से बाहर नहीं निकलते हैं, आपने कुछ कंजम्पशन के लिए चीज़ों को दे दिया हुआ। तो आपके ख्याल से क्या इसका जवाब फिर उससे अगला स्टेप है कि जी उनको माइक्रो फाइनेंस में ला के कोई छोटे कारोबार शुरू कराए जाएं ताकि वो पावर्टी से ग्रेजुएट करें, या एक और सजेशन ये दी जाती है कि आप इन कैश ट्रांसफर्स को कुछ कंडीशनल तो कर देना कि सिर्फ लोग जो है वो खाली पैसे ना लें, आपके अपने बच्चों को कोई टेक्निकल ट्रेनिंग्स दिलवाएं, किसी तरह वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी का हिस्सा बने। जी, सबसे पहली बात तो है कि मैं वजाहत ये ज़रूर करूँगा कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम पहले देते रहे हैं, एक तरह अनटारगेटेड सब्सिडीज़ देते रहे हैं जिसका फ़ायदा ज़्यादातर अमीर लोगों को होता है, उससे बेहतर है कि हम कैश ट्रांसफ़र करें। उस लिहाज से कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम ऐसी सब्सिडी से बेहतर हैं जो हुकूमत वेलफेयर के नाम पर इंट्रोड्यूस करती है, जैसे पेट्रोलियम सब्सिडीज़ या पावर सेक्टर सब्सिडीज़। लेकिन ये जब इंट्रोड्यूस भी हुआ था 2008 में, तो उस वक़्त भी इसका मकसद गुर्बत में कमी नहीं था। उस वक़्त मकसद यही था कि इकनॉमिक ट्रांजिशन होती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स के नतीजे में, जैसे स्टेबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं या मार्केट को जब फ्री करते हैं तो यकीनन जो लोग इनकम के लोअर लेवल पे होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इस तरह की तब्दीली की वजह से। तो उनको सपोर्ट करने के लिए हुकूमत ने इनकम ट्रांसफ़र प्रोग्राम शुरू किया था और ये मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने इसको फिर जारी रखा है। उसके अंदर तो ये इसका बड़ा हिस्सा अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है और मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक ये प्रोग्राम अपने उस हवाले से, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ठीक जा रहा है, उसका ज़ाहिर इम्पैक्ट उस तरह नहीं है क्योंकि ये डिज़ाइन पावर्टी को कम करने के लिए नहीं। और मैं माजरत के साथ पावर्टी को कम करने के लिए मैं माइक्रो फाइनेंस के भी रोल के बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ग्लोबली उसमें भी जो ग्रेजुएशन की शरह है, आप बेहतर एक्सपर्ट हैं इसके, लेकिन उसमें भी ग्रेजुएशन की शरह कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। वो एक ज़रूर प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह हो रहा है, लेकिन कितनी ग्रेजुएशन हो रही है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सिर्फ पैसे से लोगों को नहीं सिखा सकते हैं। वो एक टैलेंट का मसला है, वो अपॉर्चुनिटीज़ का मसला है, टैक्सेशन के निज़ाम का मसला है। तो उस हवाले से हम देखेंगे तो फिर हमें ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। टेक्निकल स्किल्स में भी हुकूमत बहुत से प्रोग्राम इस वक्त शुरू कर चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री अभी भी कहती है कि गैप है। यानी इतनी बुरे हालात में भी जो हमारी इंडस्ट्री है वही कहती है कि हमें जितने स्किल्ड मैन पावर चाहिए अभी हमारा सिस्टम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। सो ये यकीनन देखने की बात है कि वो कहाँ जा रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो उनको इतनी इनकम मिल नहीं रही। तो हमारा जो एक आउटफ्लो है लेबर का वो भी बहुत पिछले सालों में इजाफा हुआ है। और वो क्या करें, मतलब उनकी कोई ज़ाहिर है कोई खुशी नहीं होती, कोई वतन अपना छोड़ के खुशी से नहीं जाता, लेकिन बेहतर इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग जा रहे हैं। तो ये पावर्टी को कम करने का मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतर टूल है। उससे हमें रेमिटेंस भी मिलती है और लोग बेहतर जगहों के ऊपर ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्रियल हालात हैं या अगर आप प्रोडक्टिविटी के हवाले से देखें तो मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये आउटफ्लो ऑफ लेबर एक्चुअली ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हम जो लेबर को अगर इसमें ज़्यादा बेहतर इन्वेस्ट करें तो हम ऐसी मार्केट्स में जाएं, दुनिया भर में लेबर की शॉर्टेजेस हैं, आईटी के अंदर, हेल्थ के अंदर दुनिया भर में शॉर्टेजेस हैं, तो उसको फुलफ़िल करें। उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो बाहर जा रहे हैं
और पाकिस्तान की इकानमी को भी जी डॉक्टर साहब, लेकिन उसकी डाउन साइड ये है कि पाकिस्तान में भी रिसेंटली रेमिटेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए, $40 बिलियन से ऊपर चले गए, लेकिन वो रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ नहीं हो रहे और वो एक्चुअली डोमेस्टिक कंजम्पशन को और इम्पोर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिल भी हमारा बढ़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि बिजनेसेस के पास एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी भी 60-70% जो है क्रेडिट इंटरेस्ट रेट को कम करने के बावजूद हुकूमत के पास जा रहा है। तो जो हमारे तक 70 लाख बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, जो हुकूमत ने जो लेटेस्ट सर्वे किया है, तो ये 7 मिलियन बिजनेसेस से पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आगे लेकर जा रहे अपनी, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट को जो हमारे मौजूदा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, तभी वो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। तो यकीनन फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है यानी इसके अलावा कि लोग बाहर जाएं, अपने लिए बेहतरी ज़िंदगी तलाश करें और पाकिस्तान के लिए जी उसमें फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है और वो खैर एक सेपरेट प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। मैं अली कमाल के पास आऊँगा। अली कमाल, फिर आप बताएं कि इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें कि गुर्बत भी कम हो, वो मॉडल कैसे पाकिस्तान अचीव कर सकता है? डोमेस्टिक कॉमर्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स यार। हम निचले लेवल पे जितने हमारे रेडियो वाले, हम मजाक तो करते हैं बहुत सारे इन बातों पे, लेकिन जो रेडियो वाले हैं, जो कैब सर्विस वाले हैं, जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उन लोगों को जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकती है। हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से इंक्लूसिव ग्रोथ, जो हाई टेक है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बहुत अच्छी बात होगी, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, बट वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात आ जाए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है हमारा, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। और आपने बात की रेमिटेंसेस की, उससे प्रोडक्टिव नहीं होती। जब रेमिटेंसेस आती हैं, लोग अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, लोग उससे चीज़ें लेने शुरू कर देते हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। चाहे हालांकि सीमेंट पाकिस्तान में बन रहा है तो सीमेंट की इंडस्ट्री भी इंक्रीज करती है कंस्ट्रक्शन से, सरिये की इंडस्ट्री भी इंक्रीज करती है कंस्ट्रक्शन से, लोगों को रोजगार भी मिलता है कंस्ट्रक्शन। तो रेमिटेंसेस जब आती हैं तो लोग अपने कारोबार बढ़ाते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो छोटे कारोबार हैं, वो स्मॉल मीडियम नहीं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं जो कि बढ़ती हैं। तो रेमिटेंसेस से प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी होती है, प्रोडक्टिविटी में भी आ रहा होता है, बट इनडायरेक्ट है, वो गवर्नमेंट खुद से इन्वेस्ट नहीं करती है या नजर नहीं आता है लोगों को, लेकिन रेमिटेंसेस का इम्पैक्ट इसी तरह आ रहा होता है। इंक्लूसिविटी इसी तरह आएगी जब लोअर तबके के पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। वही वाली बात जो पहले सवाल में आपने मुझसे की थी, मल्टी डायमेंशनल में एबिलिटीज होंगी, कैपेबिलिटीज होंगी लोगों में, तो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करेंगी तो इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी। अदरवाइज पर यही है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगाएंगे उनको, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव है चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं, और वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद लोगों को हायर करेंगे। बाकी जो रह जाएंगे या वो अनएम्प्लॉयड होंगे या अली सलमान ने जिस तरह कहा कि वो बाहर चले जाएंगे। और अभी का मॉडल भी मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि 5 साल लग जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज करते हुए, तो क्यों ना हम नर्सेज को ट्रेन करें, गार्डनर्स को ट्रेन करें और बाहर भेजें, वहाँ से रेमिटेंसेस आएंगी, हमारे करंट अकाउंट्स डेफिसिट का भी मसला हल हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी उससे कंट्रोल आ जाएगा, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। और यही चीज़ें स्टेबलाइजेशन में भी होती हैं। और ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 ईयर्स जिसको हम कहते हैं कि स्टेबलाइज पीरियड हो गया है, उसमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि हमारी ऑन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रही है 1.7%, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम 2.5 भी लगाते हैं तो हम नेगेटिव -0.8 पर कैपिटा ग्रोथ में रहे हैं। नेगेटिव पर कैपिटा ग्रोथ कभी भी पॉवर्टी डिक्लाइन में नहीं कंट्रीब्यूट करती, वो पॉवर्टी इंक्रीज में करती। तो सबसे पहले हमें ग्रोथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी करें, वो इंक्लूसिव हो ना हो, अल्टीमेटली उसको इंक्लूसिव होना पड़ेगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी होल्ड करती है अगर हम 5 से 10 साल अच्छी कंटिन्यूस। जी वो कंसिस्टेंसी तो अली हमें मिलती नहीं है। मैं मेहताब हैदर से लास्ट कमेंट लूँगा। मेहताब साहब, एक बड़ा मसला जिस तरह आपने पंजाब गवर्नमेंट के 11 अरब के जहाज़ का जिक्र किया, अगर हम MNAs की सैलरीज़ को देख लें, स्टेट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने को तैयार नहीं है। हमारी एलीट कैप्चर नज़र आता है, वही लोग जो हैं असम्बलियों में बैठे हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। सो एक्सपेंडिचर साइड कम नहीं होती, गरीब पे, मिडिल क्लास पे, बिजनेसेस पे टैक्सेस बढ़ जाते हैं। तो आप बताएं कि इसको किस तरह फिर हम गुर्बत को कैसे कम करेंगे ऐसे हालात में? नहीं, उनकी गुर्बत कम हो जाती है ना सर। उनकी गुर्बत मैं आपको तरीका बताता हूँ। प्लानिंग कमीशन का एक प्रोग्राम है
SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम, जिसमें हर MNA को 25 करोड़ से 45 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो है वो करना होता है। उसने उनकी छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, उसकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग है? मेरे ख्याल में तो नहीं है। उसकी प्रॉपर कोई पता है कि कितनी यूटिलाइजेशन होती है? हर सूबे में अगर जाए तो उसमें कितने % पैसे जो है वो ऑन ग्राउंड लगते हैं और कितने पैसे ऑन ग्राउंड नहीं लगते। आप ये देखें कि जिन दिनों में हुकूमत ने कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन करनी होती है, उन दिनों में उसकी रिलीजेस जो है वो सबसे ज्यादा होती हैं। प्लानिंग कमीशन के बाकी सारी रिलीजेस कम हो रही होंगी, उसकी रिलीजेस साल के शुरू में ही वो कर दी जाती हैं। और अभी भी आप जाके प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे देखें, कोई 45 अरब रुपए से जायद के पैसे पार्लियामेंटेरियंस की उस स्कीम में जो है वो जा चुके हैं। यूटिलाइजेशन नहीं पता अभी तक कितनी हुई है, क्योंकि वो कैबिनेट के पास जाता है तो उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो साल के आखिर में ही पता चलती है। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि वो जितने पैसे पड़े हुए हैं वो पूरे साल के दौरान यूटिलाइज हो जाएंगे, बल्कि शायद एक्सीड कर जाएं, तो उनकी गुर्बत तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और दूसरा, शुगर सेक्टर के बारे में एक बात मैं करना चाहता हूं। देखिए, वहां पे डीरेगुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक खतरा है। वो खतरा मैं आपको आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो खतरा ये है कि फिर एक्सपोर्ट की बातें हो रही हैं। पहले तो था कि रमजान के दौरान ही इजाजत न दे दी जाए, तो शुक्र है, मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रमजान के दौरान शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी, वरना पाकिस्तान के लोगों को रमजान में चीनी की कीमतों में इजाफा नजर आता। क्योंकि ये रमजान के बाद जो है वो इजाजत देंगे तो पाकिस्तान के लोग तैयार रहें। वैसे ही मैं तो उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो शुगर ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ये शुगर का बाइकआउट कर दे तो बहुत अच्छा है। कम से कम शुगर डायबिटीज भी कम हो जाएगी। वो उसका इस्तेमाल जितना कम कर सकते हैं करें, क्योंकि ये डीरेगुलेट करें या कुछ भी करें, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को महंगी चीनी ही देनी है, तो आप इसका बाइकआउट करें। इसके अलावा शुक्रिया मेहताब साहब। जी, शुक्रिया मेहताब साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत को कम करने के लिए गवर्नमेंट को वॉर फुटिंग्स पे काम करना पड़ेगा। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो है वो अभी गरीबों को हिस्सा नहीं बना रहा उस ग्रोथ का। हमें एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाना है जिसमें गरीब आदमी भी उस ग्रोथ का हिस्सा बने, ताकि उसकी भी अर्निंग्स इंक्रीज़ हों और वो गुर्बत के दायरे से बाहर आ सके। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।